सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। हरियाणा करंट अफेयर की हमारी सीरीज चल रही थी और इसी सीरीज के अंदर जो है हम 6th क्लास के ऊपर आ गए हैं। यानी कि आज हम कौन सा करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं? जून महीने का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जून 2024 का जो है करंट अफेयर आज हम यहाँ पर कंप्लीट निचोड़ करने वाले हैं। इससे पहले 5 महीनों का यानी कि जनवरी से लेके मई 2024 का मंथली करंट अफेयर जो है मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। आई होप आप सीक्वेंस वाइज पूरी सीरीज को देख रहे होंगे। ठीक है, ये सीरीज हमारी जो है 2.5 साल तक चलेगी। यानी कि हम जो है जनवरी 2024 से लेके कहां तक जाएंगे? जनवरी 2024 से लेके 2026 तक जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, 2026 के अभी अगस्त चल रहा है, देखते हैं आपका एग्जाम कब तक होता है। जिस मंथ में आपका एग्जाम होगा उससे 1 मंथ पहले तक जो है आपका हरियाणा करंट अफेयर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, नेशनल करंट अफेयर मैं ऑलरेडी 2 साल का करवा चुका हूं, उसमें 6 महीने का बाकी है, वो भी बहुत जल्द कवर हो जाएगा। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, लगातार तैयारी करते रहें और इस बात का वेट मत कीजिएगा कि जैसे हालात वर्तमान में बन रहे हैं ना, हरियाणा ग्रुप डी या फिर हरियाणा पुलिस की जो एग्जाम डेट है ना एकदम से निर्धारित कर दी जाएगी। और जैसा मुझे लगता है कि ज़्यादा कोई मैक्सिमम टाइम आपको नहीं मिलेगा, जैसे कि आपको लग रहा हो 1 से 2 महीने पहले बताया जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 15 से 20 दिन मैक्सिमम पहले जो है आपको बताया जाएगा। तो 15 दिन में आपकी तैयारी नहीं हो सकती, इसीलिए समय रहते जो है पहले से पढ़ाई करते रहें दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी सजेशन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और इसकी बिल्कुल फ्री पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी मेरे भाई। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, सारी पीडीएफ जो है आपको फ्री में है, सारे अपडेट्स वहां पर जो है फ्री में मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए मिशन 60 मार्क्स जो है चला हुआ है, ये इसको कंप्लीट देख लेना अपने एग्जाम से पहले, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट इससे मिलने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, हरियाणा करंट अफेयर जून 2024 का मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है, हरियाणा के एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी हिल्स में हाल ही में भीषण आग का मुख्य कारण क्या था? तो सभी आप जानते हैं स्टैटिक जीके, यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो यही पूछे जाता है कि जो हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है, तो आप बताते हैं मोरनी हिल्स जो है हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है। दूसरा ये आपसे पूछता है कि ये कहां पर अवस्थित है, तो आप बताते हैं कि पंचकुला जिले के अंदर जो है ये अवस्थित है। अब तीसरा करंट अफेयर का क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कि जून 2024 के आसपास जो है इस जंगल में यानी कि मोरनी हिल स्टेशन के जंगलों में जो है आग लग गई थी, उसका मेन कारण क्या था? तो उसका मेन कारण था मेरे भाई 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और शुष्क परिस्थितियों के कारण जो है वहां पर आग लग गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका जो है हम यहां पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अत्यधिक गर्मी और 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के कारण जंगलों में शुष्क परिस्थितियां बन गई, जिससे मोरनी हिल्स के जंगलों में भीषण आग फैल गई थी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, महेंद्रगढ़ जिले में स्थित ढोसी हिल्स को भौगोलिक रूप से किस विशेषता के लिए जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं भाई अरावली की ये प्रमुख चोटी है, यानी कि हरियाणा की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी हरियाणा में कहां पर अवस्थित है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप बताते हैं कि ढोसी हिल्स के अंदर ये अवस्थित है और ये कहां पर है? नारनौल के कुलजातपुर गांव में ये अवस्थित है। ये तो हो गई स्टैटिक जीके। उसके बाद आप ये भी याद रखते हैं कि च्यवनप्राश की जो खोज है यहीं से इसी पहाड़ी से हुई थी। ये सारे स्टैटिक जीके। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। ये कह रहा है कि महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है ढोसी हिल्स, इसको भौगोलिक रूप से किस विशेषता के लिए जाना जाता है? तो इसको जो है विलुप्त ज्वालामुखी के रूप में जो है जाना जाता है मेरे भाई। ठीक है, मान सकते हो इसको भी स्टैटिक जीके, लेकिन आपको याद रखना है मेरे भाई। ठीक है ना, यहां पे देखो लिखा गया है महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल के पास स्थित ढोसी की पहाड़ी अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है और इसे एक सुप्त विलुप्त ज्वालामुखी, इसका तो मतलब समझ रहे होगे ना, विलुप्त या फिर सुप्त ज्वालामुखी। सुप्त ज्वालामुखी यानी कि करोड़ों सालों से जो है सोया हुआ है। एक्टिव ज्वालामुखी जिसमें भाई टाइम टू टाइम जो है उद्गार होता रहता है, ज्वालामुखी निकलता रहता है। लेकिन सुप्त ज्वालामुखी ऐसा होता है जिसमें करोड़ों सालों से जो है वो सोया हुआ है, वहां पे जो है उद्गार नहीं हुआ, इसी को जो है सुप्त या फिर विलुप्त ज्वालामुखी बोला जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना भाई, पूछा जा सकता है स्टैटिक जीके के अंदर। हरियाणा जीके में ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढ के लेके आएगा वो, याद रखना। हरियाणा जीके में अब वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो आपने रट रखे हैं, अब वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा जो आपने कभी देखे ना हो। तो मेरे हिसाब से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये चीज पता होगी, अगर नहीं पता तो भी आपको याद रखनी है भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण किस भूवैज्ञानिक युग के दौरान हुआ था? ये तो स्टैटिक जीके है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रोटोरोजोइक युग यानी कि 2500 से 541 मिलियन वर्ष पूर्व जो है इसका
निर्माण हुआ था। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार फोल्ड पर्वत श्रेणियों में से एक है, जिसका निर्माण प्रोटोजोइक युग के दौरान जो है हुआ था। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार के किस भर्ती मानदंड को असंवैधानिक घोषित कर दिया है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक मापदंड मेरे भाई। ठीक है, जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का जो नंबर दिए जाते थे ना एक्स्ट्रा, इसका जो भुगतान है ना वो सबसे ज्यादा किन बच्चों ने भोगा पता है? जो बच्चे 2020-21 के अंदर थे ना, सबसे ज्यादा जो हानि हुई है ना वो इन बच्चों को हुई है। मैं नहीं कहता कि भाई हानि हुई है, देखो किसी को फायदा भी हुआ है और जिनको जरूरतमंद को फायदा हुआ है ना उनको फायदा तो हुआ है, लेकिन ऑनेस्टली मैं किसी की यहाँ पे बुराई या बड़ाई नहीं कर रहा। ऑनेस्टली जो मेहनत वाले बच्चे थे ना ज़्यादा नुकसान उनको हुआ है, क्योंकि फ्रीली 5 नंबर दिए जाते थे और 5 नंबर लेने के लिए एक जो जनरल कैटेगरी का बच्चा होता था ना उसको कम से कम 7 क्वेश्चन जो है बिल्कुल करेक्ट करने होते थे, जबकि जो अदर बच्चा था उसको 5 नंबर जो है फ्री के मिल जाते थे। फ्री का तो नहीं है, ठीक है, अब चलो इस मुद्दे पे बात करना ज़्यादा सही नहीं है, बस इतना याद रखना, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जो है हरियाणा सरकार के किस भर्ती मापदंड को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया? तो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को। अब यही चीज़ तो मुझे समझ नहीं आती, पहले तो आप कानून बना देते हो फिर उसी को जो है आप रिवर्स कर देते हो, ये क्या मतलब है अभी समझ नहीं आता। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनको अब जो भारत सरकार, जो केंद्र सरकार है ना, वो भी अब वापस ले रही है। ठीक है, चलो इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में सामाजिक आर्थिक मापदंड के तहत 5 अतिरिक्त अंक देने के हरियाणा सरकार के फैसले को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। और मैं एक चीज आपको आज बता देता हूं, जैसे ये असंवैधानिक घोषित किया गया ना, एक दिन आएगा देख लेना, अभी तो पता नहीं कब आएगा वो दिन, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ये HSSC CET है ना, HSSC CET, इसको भी एक दिन असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, देख लेना आप एक दिन। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना का वित्त पोषण कौन कर रहा है? तो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने जो है 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना का वित्त पोषण जो है कौन कर रहा है? तो ये कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक कर रहा है मेरे भाई। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक का तो कर्जा ही बहुत बढ़ गया मेरे भाई। वर्ल्ड बैंक कर्ज के मामले में देख लेना भाई, क्या पता करंट अफेयर से पूछ ले ये क्वेश्चन, मामले में भारत पहले नंबर पर आ गया मेरे भाई। और ये क्यों आया है पता है? आई होप आप समझ पा रहे होगे ये पहले स्थान पर क्यों आया। कहाँ गया पहला स्थान? ये रहा पहला स्थान। ये पहले स्थान पर क्यों आया मतलब अभी आपको बताता हूं, आपको पता भी होगी ये चीज। ये जो वर्तमान में सरकार राशन बांट रही है, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई नया मतलब कोई नई चीज ला रही है, उसके स्थान पर मतलब जितने भी इनिशिएटिव कर रहे हैं ना वो सारे भारत सरकार के ऊपर भारित जो मामले हैं ना उनसे वर्ल्ड बैंक से जो है पैसे लेती है। और जो पैसे लेती है ना, मान लो कि 100 रुपये जो है 100 रुपये ले लिए भारत ने जो है वर्ल्ड बैंक से किसी भी अच्छी योजना को शुरू करने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि हम एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना चाहते हैं या फिर कोई भी स्कूल कॉलेजेस बनवाना चाहते हैं, कोई भी रोड बनाना चाहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आप पैसे ले रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत यहाँ पे आती है जो 100 रुपये यहाँ पे भारत सरकार ने लिए ना, उसमें से 70 रुपये तो डायरेक्ट जो वर्तमान सरकार है ना वो खा लेती है, उसके बड़े जो मंत्री है ना वो खा लेते हैं। अब यहाँ से बचे 30 रुपये। अब 30 रुपये में आप चाहते हो कि आपको ऐसा डेवलपमेंट मिल जाए कि सदियों तक वो चलता रहे, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। वर्तमान में जो आप रोड देख रहे हो ना, एक बारिश भी नहीं झेल पाती और खड्डे इतने हो जाते हैं, पानी रुक जाता है, वो इसी का नतीजा है मेरे भाई। समझ रहे हो मेरी बात? तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये यहां से देख लेना, स्पष्टीकरण में बोला गया हरियाणा में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने और पर्यावरण सुधार के लिए राज्य सरकार के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए की हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना शुरू की जा रही है, जिसका वित्त पोषण वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये चीज। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है वस्तु एवं जीएसटी, ठीक है, भवन का उद्घाटन हाल ही में हरियाणा के किस शहर में किया गया? तो जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो उद्घाटन हाल ही में हरियाणा के किस जिले में किया गया है, किस शहर में किया गया है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रोहतक में ये किया गया है भाई, याद रखना इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने जून 2024 में इसका आधिकारिक उद्घाटन किया था मेरे भाई। ठीक है, याद रखना ये चीज। अच्छा, उद्देश्य क्या लिखा गया है? यह आधुनिक परिसर रोहतक आयुक्त कार्यालय का आधिकारिक मुख्यालय है जो हरियाणा के प्रमुख जिलों के करदाताओं को आसान और त्वरित सुविधाएं प्रदान करता है मेरे भाई। ठीक है,
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद का जो है गठन किया गया था? स्टैटिक पॉलिटी का ये क्वेश्चन मान सकते हो, डेफिनेटली पॉलिटी इंडिया जीके में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। अनुच्छेद 279A(1) के तहत जो है राष्ट्रपति जीएसटी परिषद के जो गठन का जो है प्रावधान करता है मेरे भाई। स्पष्टीकरण बोल रहा है 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 279A जोड़ा गया था, जिसके तहत राष्ट्रपति के द्वारा जीएसटी परिषद का जो है गठन किया गया था। तो आप ये अनुच्छेद 279A भी याद रखना और संविधान संशोधन 101 वाला भी याद रखना मेरे भाई, ठीक है। 2016 ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी रिक्त सीट को भरने के लिए कितने समय के भीतर जो है उपचुनाव करवाना अनिवार्य है? 6 महीने के भीतर जो है उपचुनाव करवाना अनिवार्य है मेरे भाई, ठीक है। इसको भी पढ़ लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पेयजल संकट के समाधान हेतु किस बांध से दिल्ली के लिए जल प्रवाह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली के अंदर, इसने जो है पेयजल संकट के समाधान करने के लिए किस बांध से दिल्ली के लिए जल प्रवाह सुनिश्चित करने का जो है निर्देश दिया है? तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर हथीनी कुंड बैराज हो जाएगा। फटाफट क्वेश्चन बता दो, हथीनी कुंड बैराज जो है हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है मेरे भाई? यमुनानगर में है, पंचकुला में है? फटाफट से बता दो, ठीक है। बाकी ये चीज आपको पता ही होगा, टिहरी बांध कहां पर है, ओखला बैराज, चलो सारे ही बता दो एक बार के लिए, ठीक है। आपकी तैयारी भी जांच हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कौन सा पता है कौन सा नहीं पता मेरे भाई, ठीक है। सारे बैराज के बता दो, लोकेशन बता दो। चलो ओखला बैराज की लोकेशन कहां पर है आपको बताना है कि ये कौन से राज्य के अंदर अवस्थित है, ठीक है ना। ये बताना है ओखला बैराज कहां पर अवस्थित है। हथीनी कुंड बैराज और टिहरी बांध तो आई होप आपको पता होगा। भाखड़ा नांगल बांध भी बता दो, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और बता दो फटाफट से, पंजाब हो गया, बता दो फटाफट से, ठीक है। यहां पे क्या बता रहा है देख लेते हैं। दिल्ली में भीषण पेयजल संकट के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश छोड़े गए अतिरिक्त पानी को हथनी कुंड बैराज के माध्यम से दिल्ली तक का निर्बाध रूप से पहुंचाने का जो है निर्देश दिया है। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत आयु प्रतिबंध हटाने के बाद कौन पात्र होगा? मतलब मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना है, इसके तहत अब आयु प्रतिबंध हटा दिया गया है। पहले क्या होता था कि भाई जैसे कि फॉर एग्जांपल 18 से 53 साल, ये उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि ये एक जो योजना थी ना हरियाणा की, मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, इसके तहत एक एज लिमिट थी, ठीक है। मतलब उसी एज लिमिट के जो कैंडिडेट होते थे वो इसके अंदर पात्र होते थे। अब इसको जो है एज लिमिट को खत्म कर दिया गया। तो अब आयु प्रतिबंध हटाने के बाद अब इसका पात्र कौन होगा? तो इसका पात्र होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी आयु वर्ग के व्यक्ति, बच्चों और बुजुर्गों सहित जो है इसकी जो है स्कीम के लाभ होंगे मेरे भाई। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा में संशोधन कर आयु सीमा 10 से 65, पहले याद रखना भाई पूछा जा सकता है पहले आयु वर्ग क्या थी, 10 से 65 वर्ष की आयु के बीच जो है ये आयु सीमा थी। लेकिन अब इसको जो है प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया, जिससे अब सभी आयु वर्ग के व्यक्ति, छोटे बच्चे और बुजुर्ग सहित इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के जो है पात्र होंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों, यानी कि जो रिटायरमेंट कर्मचारी एम्प्लॉयमेंट होते ना, उनको मिलने वाली पेंशन की गणना का आधार क्या था? तो इनको जो पेंशन मिलती थी वो किस बेस पर जो है पेंशन मिलती थी? तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतिम आहरित वेतन का 50%, इस बेस पर जो है इनको पेंशन दी जाती थी। पुरानी पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन के रूप में उनके अंतिम प्राप्त मूल वेतन यानी कि फॉर एग्जांपल जो है आपकी रिटायरमेंट कब हुई? आपकी रिटायरमेंट जो है 2026 में हुई। तो 2026 में आपकी रिटायरमेंट कब हुई? मान लेते हैं कि भाई अभी क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है, चलो मान लेते हैं कि जुलाई के महीने में आपकी जो है रिटायरमेंट हुई। तो जुलाई के महीने में जो लास्ट मंथ आपको जो सैलरी मिलती है ना, उसके बेस पर जो है ये रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पे देखो, पुरानी पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन के रूप में उनके अंतिम प्राप्त मूल वेतन का 50% के साथ महंगाई भत्ता दिया जाता है। यानी कि मान के चलो जुलाई 2026 में आपकी रिटायरमेंट हुई, इस समय आपकी जो है सैलरी 50,000 थी। तो 50,000 थी ना, यहाँ पे लिख देता हूँ 50,000। 50,000 का 50% यानी कि 25,000, ठीक है। 25,000 आएगा ना यहाँ पे। 25,000 आपको सैलरी दी जाती थी और इसमें जो है क्या लिखा गया है, भत्ता, महंगाई भत्ता भी जो है मिलता है मेरे भाई, ठीक है। ये चीज ये बताने की
कोशिश कर रहा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था मेरे भाई? इंदिरा आवास के नाम से जो है इसको जाना जाता था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत वर्ष 2016 में पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन करके की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध करवाना था मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर किस पर्वत शिखर के पास से स्थित है? तो ये सभी आपको पता होगा। कामेट शिखर नहीं है, केदार नहीं है, नंदा देवी नहीं है, बंदरपूछ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट पर आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14। समर्थ वृद्ध सेवा आश्रम योजना 2024 के तहत एक योजना है जिसका नाम है समर्थ वृद्ध सेवा आश्रम योजना 2024 के तहत पे एंड स्टे प्रोग्राम किन व्यक्तियों के लिए है? तो इस योजना के तहत एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसका नाम था पे एंड स्टे प्रोग्राम। किन व्यक्तियों के लिए ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक थी, उन व्यक्तियों के लिए जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। समर्थ वृद्ध सेवा आश्रम योजना 2024 के तहत जिन वरिष्ठ नागरिकों की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक है उन्हें पे एंड स्टे प्रोग्राम में नामांकित किया जाएगा, जहां वे निर्धारित शुल्क देकर आवास प्राप्त कर सकते हैं, जबकि 2 लाख रुपए से कम आयु वालों के लिए निःशुल्क व्यवस्था थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हरियाणा सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के क्रीमी लेयर के लिए वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो हरियाणा सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको ओबीसी बोला जाता है, क्रीमी लेयर के वार्षिक आय सीमा यानी कि जो वेतन होता है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है मेरे भाई? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 लाख जो है ये कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की क्रीमी लेयर के वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर जो है 8 लाख रुपए जो है वर्ष कर दिया गया, जिसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नियमों की समानता आ गई है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जून 2024 में किस स्थान को राज्य का 23वां जिला घोषित करने की घोषणा की थी? तो ये घोषणा की थी मेरे भाई। ठीक है, वर्तमान में बन गया है हांसी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का जो है राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इस समय जब ये जून 2024 की बात कर रहे हैं ना मेरे भाई, उस समय घोषणा की गई थी, गोहाना की घोषणा की गई थी मेरे भाई। ठीक है, एक बार चाहो तो इस क्वेश्चन को जो है स्किप कर सकते हो, बाकी एक बार याद रखना, अगर क्वेश्चन आपको देगा ना तो जून 2024 लिख कर देगा मेरे भाई। ठीक है, जून 2024 में ऐसे क्वेश्चन लिख के देगा, हरियाणा सरकार ने 23वां जिला ठीक है, तो इस समय जो है गोहाना को जो है जिला घोषणा की थी मेरे भाई, गोहाना को जिला बनाने की घोषणा की गई थी। तो राइट ऑप्शन नंबर डी है मेरे भाई। ठीक है, लेकिन वर्तमान में आप जानते हो भाई ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही है। 23वां जिले का दर्जा किसको दिया गया है? हांसी को दिया गया मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना मेरे भाई, यहां पे लिखा भी होगा। जून 2024 में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर जयंती के अवसर पर घोषणा की थी कि सभी आवश्यक मापदंड पूरे होने और समिति की रिपोर्ट के बाद सोनीपत के गोहाना को राज्य का 23वां जिला जो है बनाया जाएगा। ये चीज याद रखना मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना ऐसे ही पजल वाले क्वेश्चनों को ढूंढता रहता है मेरे भाई, क्योंकि सभी को पता है भाई 23वां जिला हांसी को बनाया गया है। तो मोस्टली बच्चे जो है 10 में से मैं कहता हूं कि 8 बच्चे जो है वो हांसी के साथ ही जाएंगे। उनको लगेगा कि भाई हांसी जो जिला बना है इसी को घोषणा की होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन घोषणा जो है जून 2024 में किसको की गई थी? सोनीपत का जिला था गोहाना मेरे भाई। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है हरियाणा अंत्योदय परिवहन योजना मेरे भाई, इसके तहत पात्र परिवारों को कितनी मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट पर आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हरियाणा की एक योजना है जिसका नाम है अंत्योदय परिवार परिवहन योजना। परिवहन योजना यानी कि आप बसों में जो ट्रैवल करते हो ना, उसके तहत पात्र परिवारों को कितनी मुफ्त यात्रा की सुविधा जो है
हरियाणा सरकार देती है। तो महीने में 500 किलोमीटर ना, ये तो गलत हो जाएगा। आगे आ जाएंगे मेरे भाई, सालाना 1000 किलोमीटर मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा सरकार की हैप्पी योजना के तहत 1 लाख तक की वार्षिक वाले अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा सुविधा देने के लिए स्मार्ट कार्ड प्रदान किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। ये 1000 किलोमीटर सालाना तो आप याद रखोगे, साथ में ये भी याद रखना कि वार्षिक जो आय है ना वो 1 लाख से कम होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना। 1 लाख से जिसकी आय कम होगी ना उसी को जो है ये सुविधा दी जाएगी मेरे भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहे हैं मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है ना, अगर आपको इसका लाभ लेना है तो आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, तो आपकी पात्रता होनी चाहिए 60 वर्ष मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना 60 वर्ष जो है आपकी पात्रता होनी चाहिए। हरियाणा की मुख्यमंत्री तीर्थ योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी की न्यूनतम आयु 60 वर्ष होना अनिवार्य है। इस योजना के तहत 1.80 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आय के वरिष्ठ नागरिकों को सरकार द्वारा मुफ्त तीर्थ यात्रा जो है कराई जाती है। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की मासिक पेंशन को 25,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो याद रखना हरियाणा सरकार ने जो स्वतंत्रता सेनानी है ना, जो फ्रीडम फाइटर होते हैं, इनकी जो मासिक पेंशन होती थी पहले क्या होती थी, 25,000 होती थी मेरे भाई, ठीक है। अब 25,000 से बढ़ाकर जो है इनकी मासिक पेंशन कितनी कर दी गई है, 40,000 कर दी गई है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने जून 2024 में स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों की मासिक पेंशन 25,000 से बढ़ाकर 40,000 करने की घोषणा की, जो 1 जुलाई 2024 से जो है लागू हुई। इसके अलावा आपातकाल सेनानियों और मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन भी जो है बढ़ाकर 20,000 रुपये जो है कर दी गई है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। 20 बोल रहा है वर्ष 1957 में पंजाब के हिंदी भाषी इलाके में अपनी भाषा के सम्मान हेतु अभियान चलाने वाले लोगों को क्या कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं वही 1957 में जो है पंजाब के हिंदी भाषी इलाके में जो है अपनी भाषा के सम्मान के लिए जो है अभियान चलाया गया था स्थानीय लोगों के द्वारा। उन स्थानीय लोगों को क्या कहा जाता है, तो उन स्थानीय लोगों को क्या कहा जाता है मेरे भाई, तो उनको जो है आपातकाल सेनानी बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। सॉरी, आपातकालीन सेनानी नहीं बोला जाता, मातृभाषी सत्याग्रही बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1957 में तत्कालीन पंजाब राज्य में हिंदी भाषा के अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए हिंदी क्षेत्रीय आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को मातृभाषी सत्याग्रही के रूप में जाना जाता है। हरियाणा सरकार इन्हें पेंशन सहायता भी जो है प्रदान करती है मेरे भाई, ठीक है। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस का मतलब क्या है, भारतीय नागरिक संहिता मेरे भाई, ठीक है, सुरक्षा संहिता 2023 किस पुराने कानून को जो है प्रतिस्थापित किया गया है। तो ये सीआरपीसी 1973 के स्थान पर जो है प्रतिस्थापित किया गया है, ये याद रखना। ये सारी चीजें बेसिक क्वेश्चन हम कहां पर देखेंगे, आईपीसी सीआरपीसी के जो क्वेश्चन देखेंगे ना, सीआरपीसी इसके जो क्वेश्चन देखेंगे हरियाणा पुलिस में, यहां पर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हम देखने वाले। तो राइट ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। वैसे स्टैटिक करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का प्रतिस्थापित किया, ये तो हमने जान लिया। अब डायरेक्ट आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारतीय नागरिक सुविधा जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है 2023 को पूरे भारत में कब से लागू किया गया, तो आप बताएंगे 1 जुलाई 2024 से देश भर में इसको लागू किया जा चुका है मेरे भाई, ठीक है। पहले हम पढ़ते थे सीआरपीसी को पूरे भारत में जो है कब लागू किया गया था, तो अब आपको जो है इसको याद रखना है, बीएनएसएस 2023 को पूरे भारत में कब लागू किया गया, 1 जुलाई 2024 को जो है पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पहली बार किस नई सजा को जोड़ा गया है। तो ये सारी चीजें उसमें देख लेंगे, एक बार को याद रखना। सामुदायिक सेवा यानी कि कम्युनिटी सर्विस को जो है अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत जो है जोड़ दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत छोटे और हल्के अपराधों के लिए पहली बार सामुदायिक सेवा को एक औपचारिक दंड के रूप में जो है शामिल किया गया है। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। इसमें बोला गया है बीएनएसएस 2023 के अनुसार अदालती बहस पूरी होने के बाद कितने दिनों के भीतर फैसला जारी करना अनिवार्य है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि भाई कोई मामला कोर्ट के अंदर जाता है तो दोनों वकील जो है उस मामले के ऊपर बहस करते हैं। जिस दिन
जिस दिन बहस पूरी हो जाएगी ना, जिस दिन बहस पूरी हो जाएगी यानी कि दोनों वकीलों की बहस पूरी हो जाएगी, तो उस दिन के बाद कितने दिनों के अंदर जो है कोर्ट को अपना डिसीजन देना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 दिन के अंदर जो है अपना फैसला देना अनिवार्य है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत अदालती बहस समाप्त होने के बाद 30 दिनों के भीतर फैसला सुनाया जाना अनिवार्य कर दिया गया। विशेष परिस्थितियों में इसे अधिकतम 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत हाल ही में कितने लाभार्थियों को भूखंड आवंटन प्रमाण पत्र वितरित किए गए? 15,250 लोगों को जो है ये वितरित किए गए हैं मेरे भाई। ठीक है, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत रोहतक में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 15,250 पात्र लाभार्थियों को भूखंड प्लाट आवंटन प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना हैप्पी स्कीम के तहत हैप्पी कार्ड के राज्यव्यापी वितरण की आधिकारिक शुरुआत किस जिले से की थी मेरे भाई? तो इस योजना के बारे में ऊपर हम थोड़ा सा देख के आए थे। अब हमें ये जानना है कि ये जो योजना थी हरियाणा के किस जिले से जो है ये योजना शुरू की गई? तो ये हरियाणा के करनाल जिले से जो है योजना शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 7 जून 2024 को करनाल जिले में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से पूरे प्रदेश में हैप्पी कार्ड के वितरण की आधिकारिक शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी मेरे भाई। ठीक है, आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 26। हैदराबाद में आयोजित नेशनल एथलेटिक प्रतियोगिता में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाले 70 वर्षीय खिलाड़ी रामकिशन शर्मा हरियाणा के किस जिले के निवासी हैं? चरखी दादरी के निवासी है मेरे भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा मेरे भाई। ठीक है ना, 6 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो हरियाणा के किस जिले से संबंधित रखते हैं? तो ये हरियाणा के उसी जिले से संबंधित रखते हैं जहां से गीता बबीता फोगाट जो है संबंध रखते थे मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। हरियाणा में मेडल मशीन के नाम से मशहूर, तो मेडल मशीन के नाम से मशहूर है मेरे भाई वयोवृद्ध धावक रामकिशन शर्मा मेरे भाई। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बताइए हरियाणा में जो है किस व्यक्ति को जो है मेडल मशीन के नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे रामकिशन शर्मा को जो है मेडल मशीन के नाम से जाना जाता है। और ये चरखी दादरी जिले के रहने वाले हैं, बाडड़ा गांव के जो है ये रहने वाले हैं। इन्होंने मई 2024 में हैदराबाद में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक जो है जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 27 पर। अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित चैंपियनशिप में 1500 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान हासिल करने वाले हरियाणवी एथलीट का नाम क्या है? तो इसका जो हरियाणवी एथलीट थे मेरे भाई, अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित चैंपियनशिप में 1500 मीटर की दौड़ हुई थी और इसमें प्रथम स्थान हासिल किया था मेरे भाई। किसने हासिल किया था? परवेज खान ने जो है प्रथम स्थान हासिल किया था। हरियाणा के मेवात नू जिले के चांद डाका गांव के निवासी एथलीट परवेज खान ने अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित ईस्ट बाउंड ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में 1500 मीटर दौड़ 3 मिनट 38.96 सेकंड में जो है पूरी करके पहला स्थान स्वर्ण पदक हासिल किया था मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। डायरेक्ट आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित चैंपियनशिप में 1500 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी परवेज खान मेरे भाई। ठीक है, इनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो इनका संबंध हरियाणा के मेवात नू जिले से है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को, ठीक है, हरियाणा सरकार ने ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं ना, गांवों में विवाह पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सुगम यानी कि आसान बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस मैरिज रजिस्ट्रार की शक्ति प्रदान की गई है? तो किसे मैरिज रजिस्ट्रार की जो है शक्ति प्रदान की गई है? तो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं, पटवारी नहीं, ग्राम सचिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का मेरे भाई। ठीक है, तो अब ग्राम सचिव को जो है कौन सी जो है शक्ति प्रदान की गई कर दी गई है? मैरिज रजिस्ट्रार मेरे भाई। ठीक है, मैरिज रजिस्ट्रार कैसे लिखेंगे? रजिस्ट्रार कहाँ गया? ऊपर लिखा है ना, उसी को देख के लिख देते हैं मेरे भाई। तो याद रखना, ग्राम सचिव की जो पोस्ट आती थी ना, पहली आई थी, इस बार नहीं आएगी, पहली बार लिख के दे देता हूं। अभी जो 2025 का सीईटी हुआ था ना, सीईटी, इसके बेस पर 2026 मेंस करवा रहे हैं ये, तो भूल जाना है। मुझे नहीं लगता ग्राम सचिव कैनल पटारी क्लर्क की ये वैकेंसी आने वाली है, इसीलिए आपके मन में जो है बहुत सारे डाउट्स आए होंगे, बहुत सारा नेगेटिव थॉट्स आए होंगे, बहुत सारा डिमोटिवेशन आया होगा। आया है तो भाई क्या कर सकते हैं, या तो आप तैयारी छोड़ दो या HSSC
सीईटी को छोड़ दो, या फिर आप भाई कोई अपना नया धंधा शुरू कर लो, खुद का बिजनेस कर लो मेरे भाई, साफ कहना सुखी रहना। लेकिन भाई डेफिनेटली ये सारी वैकेंसी आपको 2029 इलेक्शन के समय जो 2000 उम्मीद करता हूं 2027 में आपका सीईटी नेक्स्ट सीईटी करवाया जाएगा 2027 जुलाई से दिसंबर। जो सीरियस बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना, जारी रखना मेरे भाई, वैकेंसी आज नहीं कल तो आएंगी मेरे भाई, ठीक है। तो बस वही जीतेगा जो लगातार तैयारी करता रहेगा मेरे भाई, ठीक है। तो देख लेते हैं, हरियाणा सरकार ने जून 2024 में विवाह पंजीकरण प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सचिव, बीडीपीओ, नायब तहसीलदार और सीटीएम मिनी मजिस्ट्रेट को मैरिज रजिस्ट्रार की शक्तियां प्रदान की अधिसूचना जारी की थी। इससे पहले ग्रामीण इलाकों में यह अधिकार केवल तहसीलदार के पास था मेरे भाई। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, जो मैरिज रजिस्ट्रार वाली जो शक्ति थी ना, पहले वो सेवर केवल तहसीलदार के पास थी। अब जो है इनके नाम याद रखना, ग्राम सचिव हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, तहसीलदार और सीटीएम। जरूरी नहीं है कि आपको ग्राम सचिव दे, क्या पता इनमें से कोई दे दे, सारे नाम आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग की सभी धर्मशालाओं के नवीनीकरण व सुधारीकरण के लिए हरियाणा सरकार ने कितने करोड़ रुपए की राशि जारी की है? तो कितने करोड़ रुपए की जारी की है? 100 करोड़ रुपए की राशि जो है ये जारी की है। अभी मैंने जैसा एग्जाम्पल आपको दिया था ना, ये जो अभी जो नई वर्तमान में जो सरकार चल रही है ना, ये इनके लिए जो है घोटाला करने का, भ्रष्टाचार करने का, अपनी जेबें भरने का जो है एक नया जो है इनको तरीका मिल गया है। कोई भी नया घोटाला करना है तो भाई एक काम करो, कोई भी स्कीम लॉन्च कर दो, कोई जो है आप किसी के भी नाम पर, धर्म के नाम पर, स्कूलों के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर जो है एक फंड जारी करो और उसमें से आधा पैसा खुद निकाल लो, थोड़ा सा सरकार को दे दो, थोड़ा सा जो है जनता को दे दो, वो भी फ्री में। जो अंधभक्त बोला जाता है ना वर्तमान में, जिनको अंधभक्त बोला जाता है, जिनके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो रखी है, वो ऐसे ही आदमी हैं, ऐसे ही व्यक्ति हैं जो सरकार से थोड़ी सी राशि मिलने पर खुश हो जाते हैं मेरे भाई, कि बिना काम करे ये राशि हमें मिल गई है, अपने को क्या है भाई, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है मेरे भाई, ठीक है ना। बाकी आप समझदार हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग की धर्मशालाओं की स्थिति सुधारने और उनके नवीकरण व मरम्मत कार्यों के लिए 100 करोड़ का जो है बजट फंड स्वीकृत जारी कर दिया गया था मेरे भाई, ठीक है। वर्तमान में एक चीज और आपने नोटिस की है, कितना ये मुद्दा फैलाया जा रहा है हिंदू और मुस्लिम का, मतलब कि मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। मैं यहाँ पे किसी का गुणगान नहीं करा, बस एक जो लॉजिक, एक तार्किक वाली बात होती है ना, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम किससे मुकाबला कर रहे हैं? पाकिस्तान से मुकाबला कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। एक सेकंड, चलो लिखने की छोड़ो, मारो गोली पाकिस्तान, ठीक है ना। हमारा जो कंपेरिजन है ना, हमेशा से, ये क्या हो गया भाई, हमारा जो कंपैरिजन है ना वर्तमान में सरकार हमेशा किससे करती है? पाकिस्तान से कर रही है। अब पाकिस्तान से मुकाबला कैसे कर सकते हैं यार, मतलब पाकिस्तान के तो खुद के रोटी दाल खाने के लाले पड़ रहे हैं यार, वो हमारा क्या कर लेगा यार। एक छोटी सी सोचने वाली बात है, धर्म पाकिस्तान हमारा कुछ कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपको कंपैरिजन करना है ना तो चाइना के साथ करो। यकीनन चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश के आधे तक घुसाया है मेरे भाई, वहां पे नहीं करते, वहां पे तो इनके कांप जाती है। पता है ना क्या कांप जाती है, समझ गए होगे, वो कांप जाती है क्योंकि पता है चाइना से मुकाबला थोड़ी कर सकते हैं यार ये। तो ये चीजें हैं मेरे भाई, बहुत ही चिंताजनक ये चीजें हैं मेरे भाई वाक्य में, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखना। और वर्तमान में तो एक चीज और मैंने देखी है, मुसलमान है ना, जो भारत के मुसलमान हैं, वो तो खुद कह रहे हैं भाई, जो गाय है ना, गाय, उसको आप राष्ट्रीय माता का घोषित कर दो, राष्ट्रीय माता का दर्जा घोषित कर दो, राष्ट्रीय माता का दर्जा घोषित कर दो। और वर्तमान में अभी मैंने जो है एक भाषण देखा था, किसका देखा था? योगी आदित्यनाथ का। अरे मारो गोली यार, योगी की मत लगाओ, सीधा आदित्यनाथ बोलो, ठीक है ना। क्यों बोलो? क्योंकि वो संत महात्मा थोड़ी है यार, वो बिजनेस कर रहे हैं। वो सबसे ज्यादा जो गो मांस है ना, गो मांस बोलते हैं, गो मांस, सबसे ज्यादा गो मांस है ना पूरे भारत में, वो कौन प्रोडक्शन करता है? यूपी करता है मेरे भाई, यूपी की राजधानी क्या हो जाएगी? लखनऊ करता है। 300 प्लस, एग्जैक्ट मुझे डाटा याद नहीं है, 300 प्लस मिलियन, ठीक है, 300 प्लस मिलियन जो है आय प्राप्त होती है। मतलब कि गाय का जो मांस है ना, वो बाहर अदर कंट्रियों में भेजा जाता है मेरे भाई, ठीक है। और यहां से जो एक्सपोर्ट हम करते हैं ना, इसके बदले में हमें जो है राशि मिलती है। मतलब कि 300 प्लस, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कितने मिलियन है, बिलियन ही होगा ये, ठीक है ना। उतने करोड़ राशि जो है हमें प्राप्त होती है। अब बताओ, अगर हमने गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कर दिया तो वर्तमान की सरकारी खत्म, मतलब जो आय है ना प्राप्त होती है, यही खत्म हो जाएगी। फिर कहां से करेंगे? क्योंकि अगर राष्ट्रीय माता घोषित कर दिया गाय को, तो हमें कैसे इसकी देखरेख करने की? क्योंकि जनता तो करेगी, फिर सरकार को भी इसकी देखरेख करनी पड़ेगी। कैसे देखरेख करनी पड़ेगी? जैसे हमारा राष्ट्रीय मोर है, तो राष्ट्रीय मोर की अब कोई भी हत्या नहीं कर सकता। अगर हत्या करेगा तो भाई जाहिर सी बात है
जेल भी हो सकती है उसको, तो उसकी देखरेख सरकार को भी करनी पड़ती है। अब ऐसे ही जो है राष्ट्रीय गाय को अगर राजमाता का दर्जा मिल गया ना, तो मेरे भाई इसकी भी देखरेख जनता को तो करनी पड़ेगी, साथ में सरकार को भी करनी पड़ेगी। इसीलिए राजमाता ये घोषित नहीं कर रहे, बस बीसी करवा लो कितनी भी। चलो खैर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं मेरे भाई। हरियाणा के उद्योग एवं श्रम मंत्री है मूलचंद शर्मा के अनुसार श्रमिकों को खतरनाक बीमारियों जैसे सिलिकोसिस से बचाने के लिए कितने मोबाइल अस्पताल वैन शुरू किए गए? ये करंट अफेयर याद रखना मेरे भाई, जून 2024 का है। वर्तमान में जो है चेंज हो सकता है थोड़ा सा डाटा, ठीक है। जो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में पूछेगा, हरियाणा के उद्योग एवं श्रम मंत्री मूलचंद शर्मा के अनुसार जून 2024 में श्रमिकों यानी कि मजदूरों को खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए कितने मोबाइल अस्पताल वैन जो है शुरू किए गए थे? तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 22 मेरे भाई, ठीक है। 22 वैन जो है ये शुरू की गई थी। हरियाणा के तत्कालीन श्रम मंत्री मूलचंद शर्मा के अनुसार श्रमिकों को सिलिकोसिस जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए कुल 24 मोबाइल डिस्पेंसरी अस्पताल जो है वैन शुरू की गई थी। यहाँ पे क्या बात ए नहीं लिखा गया, क्या हो गया भाई? चलो भाई एक बार के लिए इसको स्किप करो भाई, ठीक है ना, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता भाई इसका आंसर क्या है, ठीक है ना। या तो 44 होगा या 22 होगा। अपडेट कर लेना, डोंट वरी, आपसे पहले मैं अपडेट करके बता दूंगा इसका, ठीक है। कैसे अपडेट करूंगा? पीडीएफ में चेंज कर दूंगा और बाकी जो वीडियो होगा ना उसके कमेंट सेक्शन में कमेंट जो है पिंड कर दूंगा। बाकी आप अपडेट कर लेना, डोंट वरी, आपसे पहले अपडेट करके दूंगा, ठीक है ना। ये अलग कैसे हो गया? यहाँ पे 44 मोबाइल लिख रखा है। चलो कोई नहीं, देख लेंगे इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है हरियाणा में आम जनता की शिकायतों के निपटान के लिए शुरू किए गए समाधान शिविर का समय प्रतिदिन क्या निर्धारित किया गया? तो आम जनता के लिए शिकायतों का निपटान करने के लिए जो एक पोर्टल जो है विकसित किया गया समाधान शिविर मेरे भाई। इसका टाइम क्या है मेरे भाई? दोपहर 12 से 2 बजे तक ये टाइम है। इसके अंदर जो है जनता की जो प्रॉब्लम्स है वो सुनी जाती है मेरे भाई। हरियाणा सरकार ने आम जनता की समस्याओं और शिकायतों को त्वरित समाधान करने के लिए सभी जिले मुख्यालयों और उपमंडलों में समाधान शिविर की शुरुआत की है। ये शिविर प्रत्येक कार्य दिवस सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जो है आयोजित किए जाते हैं। ये अलग कैसे आगे मेरे भाई? 9 से 11, यहाँ पे ऑप्शन सी आ रहा है। चलो इसको भी छोड़ दो भाई एक बार, ये गलत कैसे हो गया यार? होना तो नहीं चाहिए, इसके लिए भाई क्षमा है, बिल्कुल सॉरी है, ठीक है ना। डोंट वरी, देख लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक कर देंगे इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? मैंने बी बता दिया क्या? मैंने सी ही तो बताया था, ऑप्शन नंबर सी ही तो बताया था मैंने। यहाँ पे 12 से 2 बता दिया होगा मैंने, ऑप्शन नंबर सी ही आएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है इसका आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 नीचे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। कोई घबराने या डाउट वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 था ना, ये देखा देता हूँ आपको। 32 33 था, क्या था? क्वेश्चन नंबर 31 था क्या? क्या था पता ही नहीं, मैं तो क्वेश्चन और भूल गया। दोबारा देखने दो एक बार, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन क्लियर करना ये जरूरी है मेरे भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 था ना, ये रहा 32 था ना क्वेश्चन नंबर, तो 32 का राइट ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। 32 का सी आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है अगस्त महीने से हरियाणा के किस जिले में स्थित महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से 5 राज्यों के लिए उड़ानें जो है शुरू करने की योजना है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिसार जिले में स्थित है ये मेरे भाई महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत, उड़ान योजना के तहत जो है राज्यों के प्रमुख 5 शहरों के लिए उड़ानें जो है शुरू योजना की तैयारी है मेरे भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को केंद्र सरकार में कौन सा महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय जो है इनको दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल मोदी 3.0 में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को केंद्रीय कैबिनेट के ऊर्जा मंत्रालय जो है तथा आवास और शहरी मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है मेरे भाई, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसका भी सी नहीं होगा, ठीक है, इसका भी सी नहीं होएगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्वेश्चन नंबर 34 का जो है राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन के आंसर जो है ना वहां पे मिसमैच हुआ है कहीं ना कहीं, डोंट वरी, इसको मैं ठीक करके दूंगा आपको, ठीक है। तो 34 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं।
35 बोल रहे हैं हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा का सौर पैनल बनाने का पेटेंट प्राप्त हुआ है? तो ये चौधरी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार के शोधकर्ताओं को फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा प्रणाली के सोलर पैनल की दक्षता एवं उपयोगिता बढ़ाने से संबंधित तकनीक का डिजाइन व तरीका विकसित कर इसका पेटेंट प्राप्त किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है हरियाणा में 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के रूप में मनाया गया? तो किस जिले के अंदर जो है ये मनाया गया? तो ये हिसार जिले में बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 जून 2024 को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हरियाणा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम हिसार जिले में आयोजित किया गया था, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और योगाभ्यास किया मेरे भाई, ठीक है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है स्विस मिलिट्री हरियाणा के किस जिले में लगेज और ट्रैवल गियर के लिए अपनी पहली पूर्ण स्वामित्व वाली विनिर्माण इकाई स्थापित कर रही है? तो ये फरीदाबाद में कर रही है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्पष्टीकरण बोल रहा है स्विस मिलिट्री कंपनी हरियाणा के फरीदाबाद जिले में अपना पहला प्लांट लगा रही है, ठीक है। उत्पाद इस फैक्ट्री में यात्रा का सामान जैसे लगेज और ट्रैवल गियर, बैग, सूटकेस जो है बनाया जाएगा। प्लांट का आकार यह संयंत्र 1.21 एकड़ जमीन पर फैला है। इसका कुल निर्मित क्षेत्र लगभग 85,000 वर्ग फुट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है हरियाणा सरकार ने पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया। किसको कर दिया गया? 8 लाख कर दिया गया, ओबीसी को कर दिया गया मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में फोरेंसिक विज्ञान में आधुनिक सुविधाओं के लिए कितने एकड़ भूमि पर उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है? तो कितने एकड़ पर जो है ये बनाया जाएगा मेरे भाई? लगभग 50 एकड़ पर जो है ये बनाया जाएगा। फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रशिक्षण और प्रयोगशाला सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए हरियाणा के मधुबन में लगभग 50 एकड़ भूमि पर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है मेरे भाई, ठीक है। 50 एकड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। 22 जून 2024 को हरियाणा में संत कबीर दास जी की कौन सी जयंती राज्य स्तर पर मनाई गई? तो जून 2024 में जो है संत कबीर दास जी की जो है 626वीं जयंती जो है बनाई गई। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जून 2024 को हरियाणा सरकार के द्वारा संत कबीर दास जी की 626वीं जयंती जो है सेलिब्रेट की गई मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों व उनके आश्रितों की मासिक सम्मान पेंशन 25,000 रुपए से बढ़ाकर कितने कर दी है? 40,000 कर दी है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध टेस्ट मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय महिला क्रिकेट शेफाली वर्मा का संबंध हरियाणा के किस शहर से हो जाएगा? तो किस शहर से हो जाएगा मेरे भाई, कोई बता सकता है? तो इनका संबंध जो है रोहतक से हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनका संबंध कहां से है? हरियाणा के रोहतक जिले से इनका संबंध हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है हरियाणा के किस शहर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए 50 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने का निर्णय मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया है? तो किस शहर में जो है प्रदूषण जो है बढ़ रहा है, जिसको रोकने के लिए 50 इलेक्ट्रिक बसें जो है हरियाणा सरकार के द्वारा अब शुरू की जाएंगी? तो ये आ जाएगा मेरे भाई, कौन सा आ जाएगा? छोचोदरा, ठीक है। तो ये आ जाएगा राजधानी क्षेत्र मेरे भाई, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम शहर के लिए 50 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने का जो है निर्णय लिया गया है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 में बोला गया अंतर्राष्ट्रीय T20 के इतिहास में सबसे तेज शतक जड़ने का विश्व रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम पर है? तो ये क्रिस गेल के नाम पर नहीं है, जॉन निकोलस, लेफ्टी ईटन, साहिल चौहान। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। एस्टोनिया के धाकड़ बल्लेबाज है साहिल चौहान। अब ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया क्योंकि ये जो साहिल चौहान है ना, इनका संबंध हरियाणा से मेरे भाई। ये देखो कहां गया, मूल निवासी साहिल चौहान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भले ही यूरोपीय देश एस्टोनिया के लिए खेलते हैं, लेकिन वे मूल रूप से हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर के रहने वाले। ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ठीक है। ये लाइन जरूर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 45 पर।
क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है हरियाणा की एथलीट किरण पहल ने 400 मीटर की दौड़ में शानदार प्रदर्शन किस खेल आयोजन के लिए क्वालिफाई किया है? तो किस खेल आयोजन के लिए जो है इन्होंने क्वालिफाई किया है? तो इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया था मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से देख लो, हरियाणा सोनीपत की स्टार एथलीट है जिनका नाम है किरण पहल ने इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में 400 मीटर दौड़ को 50.92 सेकंड में पूरा करके पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया था। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 47 को देख लेते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का प्रशिक्षण हरियाणा के किन 2 स्टेशनों के बीच शुरू होने जा रहा है? ये हो गया है भाई, कहां से किया गया है? जींद सोनीपत के लिए जो है ये हो चुका है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है उत्तरी अमेरिका के अलास्का में स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट देनाली पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले सबसे युवा भारतीय पुरुष पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं मेरे भाई? हरियाणा के पर्वतारोही है नरेंद्र सिंह यादव मेरे भाई, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23 जून 2024 को उत्तरी अमेरिका अलास्का की सबसे ऊंची चोटी, बेहद खतरनाक चोटी माउंट देनाली पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया। वे इस दुर्गम चोटी को फतेह करने वाले सबसे युवा भारतीय जो है पुरुष बन गए हैं। रिकॉर्ड तोड़ उम्र, ये सारा पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हरियाणा से इनका संबंध कैसे है? तो ये मूल निवासी है नरेंद्र सिंह यादव, मूल रूप से हरियाणा के रेवाड़ी जिले के जो है नेहरूगढ़ गांव के जो है रहने वाले हैं। ये चीज याद रखना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को हाल ही में किस यंत्र के लिए जो है भारत सरकार से पेटेंट प्राप्त हुआ है? तो किस यंत्र के लिए जो है पेटेंट प्राप्त हुआ है मेरे भाई? तो इनको प्राप्त हुआ है मेरे भाई हिसार के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित स्वचालित धान बिजाई मशीन को भारत सरकार के द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया। तो धान बिजाई मशीन है मेरे भाई, कहाँ गया? कपास तोड़ने की मशीन नहीं, स्वचालित धान बिजाई मशीन के लिए जो है इनको पेटेंट प्राप्त हुआ है। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 50 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि किस हरियाणवी युवती ने मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम किया है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संस्कृति तिवारी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, ठीक है। पानीपत रिफाइनरी में कार्यरत सहायक प्रबंधन की बेटी हैं संस्कृति तिवारी ने मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2024 का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। 51 बोल रहा है हरियाणा के किस जिले में जल्द ही स्टेट ट्रांसप्लांट सेंटर शुरू किया जाएगा जहां किडनी समेत अन्य अंगों का प्रत्यारोपण जो है सुगम हो जाएगा? तो ये भाई रोहतक में किया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। हरियाणा सरकार के द्वारा PGIMS रोहतक में लीवर, किडनी और अन्य महत्वपूर्ण अंगों के प्रत्यारोपण के लिए जो है एक आधुनिक ट्रांसप्लांट सेंटर जो है स्थापित करने का प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है ताकि प्रदेशवासियों को राज्य के भीतर ही कम खर्च पर यह सुविधा मिल सके। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 52 को देख लेते हैं। 52 में बोल रहा है नीरज चोपड़ा ने हाल ही में फिनलैंड में आयोजित पावो नूर्मी गेम्स 2024 में कितने मीटर का थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता? तो ये कितने जीता भाई? 85 मीटर के साथ जो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। ये चीज याद रखना। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 53 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है परीक्षाओं में नकल रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए अपनाई गई QR कोड तकनीक हेतु किस बोर्ड का स्कोच अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया? तो किसको जो है इस अवार्ड से जो है मेरे भाई सम्मानित किया गया? तो ये मेरे भाई HBSC को सम्मानित किया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को जो है ये सम्मानित किया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा प्रश्न पत्रों में QR कोड और हिडन सिक्योरिटी फीचर्स लागू करके नकल रोकने और पारदर्शिता लाने के सफल प्रयासों को स्कोच गोल्ड अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 54 पर आ जाएंगे। हरियाणा की दयालु योजना के तहत हाल ही में 3500 से अधिक परिवारों को कितनी राशि आर्थिक सहायता जारी की जाएगी? 131 करोड़ रुपए जो है सहायता इनको दी जाएगी मेरे भाई, ठीक है। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इतने ही क्वेश्चन थे, 54 क्वेश्चन थे, ये हमारा कंप्लीट हो गया है मेरे भाई, ठीक है। जून 2024 जो है करंट अफेयर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चनों में मिस्टेक थी मेरे भाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, कई बार हो जाती है गलती, ठीक है। मैं भी इंसान हूं मेरे भाई, ठीक है। बट यू डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। PDF जो आपको मिलेगी ना वीडियो के बाद, उसमें सारी जो मिस्टेक्स थी ना वो जो है दूर कर दी जाएंगी और वीडियो के नीचे कॉमेंट में जो है आपका जो है कॉमेंट पिंड कर दिया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इस थोड़ी सी असुविधा के लिए खेद है मेरे भाई, ठीक है। बट डोंट वरी, सारा डाटा आपको सही कर दिया जाएगा समय से पहले।
पहले ही मेरे भाई। ठीक है, तो जुड़े रहना, अपनी तैयारी करते रहना है मेरे भाई। यहाँ पे जितनी भी क्वेश्चन जो है मिसमैच हुआ था ना, इन सबको जो है ठीक कर दिया जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो मिलते हैं कल वाली क्लास में। कल हम जो है जुलाई 2024 का करंट अफेयर देखने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई जारी रखना मेरे भाई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।